हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 4 है, राइट। और लेक्चर नंबर 4 हमने 3 लेक्चर अभी तक कर लिए हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर आपको दिख रहा होगा 4 है। हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा थर्ड लेक्चर में हमने देखा था इफेक्ट ऑफ हाइट। आज के लेक्चर में हमने देखना है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। मीन्स ये आपकी अर्थ है, अर्थ के अंदर आप जा रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है इफेक्ट ऑफ डेप्थ, राइट। कंसीडर कर लो एक अर्थ है, वही जैसे हमने पहले किया था। जियो कैसी है, किस फॉर्म में? स्फेरिकल फॉर्म में है, जिसका मास कितना है? कैपिटल M, और रेडियस कितना है? कैपिटल R। और जो इस अर्थ का जो सेंटर है वो कितना है आपका? O है। सेंटर कहाँ पे माना हुआ हमने? O पे माना हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एट पॉइंट ए, इस पॉइंट के ऊपर, मान लो इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए, इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ है पूरी की पूरी, इसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? G इक्वल्स टू Gm/r²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ रो इज रो आपकी क्या है? ये मान लो रो है, रो क्या पढ़ते हैं इसको? RHO, रो। ठीक, रो क्या है आपकी? यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अर्थ। क्या है ये आपकी? रो क्या है आपकी? रो इज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ। बेसिकली ये डेंसिटी है, और डेंसिटी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। आपकी अर्थ जो है, इसकी डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है भी डेंसिटी कैसे निकलती है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपन वॉल्यूम। तो मैं क्या लिखूंगा? अगर रो डेंसिटी है, कंसीडर किया हमने, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? मास अपन वॉल्यूम हो जाएगा। और अर्थ कैसी मानी हो हमने? स्फीयर जैसी मानी हुई है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? 4/3 πr³। और इस अर्थ का रेडियस कितना माना हुआ हमने? कैपिटल R माना हुआ, तो मैं क्या लिख दूंगा? कैपिटल R का क्यूब। तो ये वॉल्यूम की जगह मैंने स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि हमने अर्थ कैसी मानी हुई है? स्फेरिकल मानी हुई है। ओके फाइन। दिस इम्प्लाई, इस टर्म को मैं कहाँ ले जाऊंगा? इस तरफ ले जाऊंगा। तो देखो मेरे पास मास का जो फार्मूला, मास जो बचेगा वो कितना बचेगा? मास इक्वल्स टू 4/3 πr³ रो। ये हमारे पास क्या आ गया? मास आ गया। किसका मास आया? ये अर्थ का मास आ गया। अब हमने क्या करना है? पुट कर देनी है वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको? वैल्यू पुट कर दो मास की, ऑफ मास m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में पुट कर दो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, ओके। अब देखो मैं यहीं पे इसको कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी थी हमारी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी? स्मॉल g इक्वल्स टू क्या था? Gm/r² था। में Gm की वैल्यू कितनी है हमारी? मीन्स मास ऑफ अर्थ कितना मान हो गया हमारा? 4/3 πr³ इंटू रो है, और नीचे क्या है? R²। यहाँ से R² और एक ये क्यूब से एक 2 वैल्यू कट जाएगी। यहाँ कितनी बचेगी? पावर R की 1 बचेगी। तो G की जो वैल्यू आ गई, ध्यान से देखना कितनी आई है हमारे पास। ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? 4/3 G πr²। जब मैं इसको और अच्छे से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? G 4/3 πg/ρ। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी? G की। कि कब? जब आपका कोई भी बॉडी जिसका मास कुछ भी है, m मान लो, स्मॉल m मान लो,
जब वो कहाँ पे थी, सरफेस ऑफ अर्थ पे थी। ये हाँ जी हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे फिर से हम वही चीज़ करेंगे। मान लो ये आपकी अर्थ थी, ठीक है, ये आपकी स्फेरिकल अर्थ थी और इसके बिल्कुल सेंटर में, इस बार पिछले लेक्चर में जब हमने किया था, याद करो जब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या किया था, गिव मी अ सेकंड, देखिए लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था, देखो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ के आए, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मीन्स पॉइंट ए के ऊपर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जस्ट फाइंड करके आए, ठीक है जी, ओके। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड की किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर। लेट मी टेक ए प्रॉपर लाइन ओवर हियर, ओके। यहाँ पे जिसका रेडियस कितना था, जिसका रेडियस आपका कितना था, r था। रेडियस कितना है इसका, r है, ठीक है। और ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो निकाली, इक्वेशन नंबर हमारी 2 से मिल चुकी है। और यहाँ पे आपका पॉइंट ओरिजिन, जहाँ पे आपका सेंटर है, जो जिसको हमने क्या माना हुआ है, O माना हुआ है। अब मान लो आपने इस बार बॉडी को, पिछले लेक्चर में हम ऊपर की तरफ लेके गए थे हाइट h के ऊपर, इस बार हम बॉडी को ऊपर नहीं लेके जाके बल्कि कहाँ लेकर आ रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, मीन्स इन द डेप्थ, अर्थ के अंदर लेके जा रहा हूँ कोई बॉडी को, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस बार हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं स्फीयर के। जैसे अंदर जा रहे हैं तो मान लो किस पॉइंट पे आ गया मैं अंदर डेप्थ में, पॉइंट बी के ऊपर आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कितना अंदर गया मैं, मान लो डिस्टेंस डी, ठीक है, डेप्थ मान लो इसको, तो डी अंदर मैं गया ए से लेके बी तक। अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है। इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो मान लो इस बार जो आपकी अर्थ है वो कितनी हो चुकी है, ये वाली अर्थ हो चुकी है, छोटा वाला जो गोला बनाया हुआ ना मैंने। इस बार मान लो अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है, तो मान लो आपकी जो अर्थ है ये इतनी हो चुकी है, मीन्स छोटा साइज हो चुका है। अगर इसका साइज छोटा हो चुका है तो मीन्स इसका जो मास होगा वो भी क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा ना, इसका मास भी क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। और ये जो छोटी वाली अर्थ जो बन चुकी है, इसका जो रेडियस बना होगा, इसका रेडियस कितना बना होगा, पहले कितना था टोटल, यहाँ से लेके ए से लेके ओ तक, ध्यान से देखो, ए से लेके ओ तक रेडियस कितना था, कैपिटल आर था। और गिव मी सेकंड, ओके ये है ना, यस ओके। तो क्या है, मैं क्या बता रहा था, ओ से लेके ए से लेके ओ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। ए से लेके बी तक कितना है आपका, डी है। अगर मुझे बी से लेके ओ तक डिस्टेंस निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर माइनस डी। मीन्स यहाँ से लेके इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो, पीछे यही बचेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। आई होप आ गई होगी आपको बात, नहीं आई तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हो, फाइन ओके। द बॉडी एट बी, जो बॉडी आपकी कहाँ पे है, बी के ऊपर है, इज आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। कहाँ पे है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। ये छोटा जो स्फीयर है इसके ऊपर है, ओके, जिसका रेडियस कितना है, आर माइनस डी। जी आर माइनस डी कैसे आया, मैंने अभी अभी बताया, ओ से लेके बी तक डिस्टेंस कितना बन जाएगा आपका, आर माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। द फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ मास m एट b, मान लो यहाँ पे जो बॉडी मास स्मॉल m की मैं यहाँ पे लेके आया था, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट b, इज ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर। किसकी वजह से होगी, स्मॉलर स्फीयर की वजह से होगी, जिसका रेडियस कितना है, r माइनस डी है। इज जस्ट एज इफ द इंटायर मास ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ O। ये जो स्मॉलर स्फीयर है, इसके कारण इस B पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो किस तरह से लग रही होगी, ऐसा मानो कि जो आपका जो सेंटर है, कौन सा, स्मॉल स्फीयर का सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, पॉइंट O के ऊपर, मीन सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है। ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी और बार बार बताता हूँ, जब भी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करते हो, इस केस में आपका जो टोटल ओवरऑल जो मास आपने कंसीडर करना होता है, कैसे कंसीडर करते हैं, वो कहाँ पे, आपके सेंटर ऑफ द अर्थ। सारा का सारा मास जो कंसंट्रेटेड है कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द अर्थ।
इसलिए जब भी हम डिस्टेंस भी जब भी मेजर करना होता है, जब भी डिस्टेंस को लेना होता है, हम कहाँ से लेते हैं? सेंटर से लेते हैं। अर्थ के कहाँ से लेंगे? सेंटर से लेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉइंट बी के ऊपर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट बी के ऊपर करनी है, मीन्स कितनी डेप्थ के ऊपर करनी है, कितनी डेप्थ? जी डी, मीन्स डेप्थ डी के ऊपर अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है, तो मैंने एक्सेलरेशन को क्या लिख लिया? जी डी। कितनी हो जाएगी हमारी? इस बार मास ऑफ अर्थ आपका चेंज हो चुका है, क्योंकि स्मॉल स्फीयर ले लिया, और मास ऑफ अर्थ कितना मान लो, इस बार मास जो है आपके अर्थ का कितना हो चुका है? एम डैश। इस स्फीयर का जो ये छोटा वाला जो स्फीयर दिख रहा है आपको, ये वाला स्फीयर का जो मास है कितना मान लो? एम डैश अपॉन, और इसका रेडियस कितना है? आर माइनस डी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली मुझे क्या फाइंड कर सकता हूँ मैं? हमारी जो इस छोटे वाले अर्थ की जो डेंसिटी है इसको फाइंड कर सकता हूँ मैं। इसकी डेंसिटी अगर मुझे निकालनी होगी तो कैसे निकाल लेंगे? इसकी डेंसिटी निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? भी डेंसिटी तो कभी चेंज नहीं होती, डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमने बॉडी कैसे, अर्थ कैसी माननी थी? हमने यूनिफॉर्म बॉडी माननी थी, यूनिफॉर्म मटेरियल, एक जैसा मटेरियल हर जगह। हर मटेरियल का ये क्या होती है? डेंसिटी जो होती है कांस्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो मैंने अर्थ कैसी मानी है? यूनिफॉर्म मटेरियल की बनी हुई है। अगर जो यूनिफॉर्म मटेरियल की बनी हुई है, आप इतना सा पोर्शन भी बाहर निकाल के देखोगे ना, इसकी डेंसिटी भी क्या होगी? जितनी इस पूरी बॉडी की थी। डेंसिटी हमेशा याद रखना कांस्टेंट होगी, कब? जब वो यूनिफॉर्म मटेरियल की बनी होगी। ठीक है, ओके। तो रो का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर मान लो कौन सी आपकी? थर्ड। रो डेंसिटी का फार्मूला इस बार क्या हो जाएगा? मास अपन वॉल्यूम होता है, मास कितना है? एम डैश। वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका? वी डैश। वॉल्यूम किसका? स्मॉल स्फीयर का। एम डैश अपॉन स्मॉल स्फीयर का क्या फार्मूला हो जाएगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब होता है ना। इस बार रेडियस कितना है आपका? आर माइनस डी है, तो आर माइनस डी का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो रो कितना मिल चुका आपको, मैं फिर से लिख रहा हूँ, एम डैश अपॉन कितना था? 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। इस टर्म को इधर ले जाओ तो एम डैश मिल जाएगा आपको। एम डैश कितना आ जाएगा आपके पास? देखो एम डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? रो आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दो, जब पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एम डैश इन इक्वेशन कौन सी? थर्ड। इक्वेशन थर्ड में एम डैश की वैल्यू डाल दो। इक्वेशन थर्ड कौन सी? ये वाली है आपकी, ध्यान से देखो कौन सी वाली? ये वाली, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इस वैल्यू में आपने क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है किसको? यहाँ पे एम डैश है, इसकी जगह आप क्या डाल दोगे? कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे? ध्यान से देखो, इस वैल्यू को, ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, ये वाली वैल्यू को। ठीक, देयरफॉर क्या हो जाएगा? जी डी इक्वल्स टू क्या था आपका? जी एम डैश था ना, एम डैश की जगह क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। ठीक, और नीचे क्या था? आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास? जी डी इक्वल्स टू 4/3 जी आर माइनस डी इंटू रो। ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। ठीक है जी, ओके। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी आपकी? फोर्थ होगी। क्या कर दो? डिवाइडिंग कर दो, डिवाइड कर दो इक्वेशन 4 को बाय इक्वेशन फर्स्ट। मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखो, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन सेकेंड, सॉरी इक्वेशन सेकेंड रखना है। इक्वेशन फोर्थ क्या थी आपकी? जी डी इक्वल्स टू क्या आया आपके पास? 4/3 जी आर, 4/3 पाई भी था साथ में, पाई भी लिख लो, पाई जी आर माइनस डी इंटू रो, और इक्वल टू के इधर क्या आएगा आपका? इक्वेशन सेकंड देखो ध्यान से, क्या थी इक्वेशन सेकंड? क्या थी आपकी?
ये इक्वेशन होगी आपकी सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या थी, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड क्या था, जी था, और इस तरफ क्या था 4/3 पाई जी आर रो। इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वहां पे, देखिए क्या होता है। ध्यान रखना यहाँ पे पाई भी आएगा, ठीक है, यहाँ पाई था मैं लिखना भूल गया हूँ, इसको कर लेना करेक्ट। ओके, तो इस तरफ क्या आ जाएगा 4/3 पाई जी, नीचे क्या था आर था, और इस तरफ क्या था रो था। देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा उसको चेक करते हैं। 4/3 किया, पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा, जी और जी भी कैंसिल हो जाएगा, रो और रो भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, जी डी अपॉन जी इक्वल्स टू आर माइनस डी अपॉन आर। इसको मैं और अच्छे से अगर लिखूं तो जी डी क्या लिख सकता हूँ, जी डी इक्वल्स टू जी इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आर माइनस डी अपॉन आर। इसको मैं और अच्छे से अरेंज करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ये वही लास्ट लेक्चर वाला बात आ गई, क्या होगा जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये वैल्यू ओवरऑल क्या होती जाएगी आपकी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसकी ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। नहीं समझ आई, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो कैसे। यहाँ पे जी डी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ जी है, और जहाँ 1 माइनस लिख लो, मान लो कितना है 10, ठीक। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा जी, अब मान लो यहाँ पे कितना है 2, नेक्स्ट बार मान लो आप कितना है 1 माइनस 5/10। जब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना देखने को मिलेगा, जी डी की वैल्यू 9/10 कितनी देखने को मिलेगी, 9/10 जी। इस केस में आपको कितनी जी डी की वैल्यू देखने को मिलेगी, देखो ध्यान से, जी डी की वैल्यू इस बार देखने को मिलेगी आपको कितनी, 8/10 जी। इस केस में जी डी की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, 1/2 जी। इनको सॉल्व करना, आपको देखना यही वैल्यू देखने को मिलेगी। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे जैसे ये न्यूमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, आपकी ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, जहाँ पे 0.8 है, जहाँ पे 0.9 है, ठीक है। मीन्स अगर न्यूमिनेटर, इधर वाला न्यूमिनेटर अगर छोटा है तो आपको ओवरऑल वैल्यू क्या मिलती है, बड़ी मिलती है। अगर ये न्यूमिनेटर आपका बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, छोटी मिल रही है। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ, जैसे जैसे डी की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स क्या हो गया जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मैं यहाँ पे यही सिखा रहा हूँ, आपकी जो जी डी की वैल्यू है, जी डी की वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके किसके, डी के। और कल लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, जी एच। मीन्स जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है आपकी एक्सेलरेशन भी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और ये भी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये भी कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहा हूँ, आप जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते जाते हो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। मीन्स आप इस केस में क्या था, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाते हो तब भी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। समझ आई बात की नहीं आई, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ सिखाई। देखो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे, आपको पता है, मैंने जस्ट अभी बताया जी डी इक्वल टू कितना आपका, जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये बताया। व्हेन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। मीन्स ये जो डी है ये आपकी अर्थ थी, ठीक है। आप नीचे आ रहे थे, ये डी की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। जब आप बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाओगे डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। एक सेकंड गाइस, ओके। आप जैसे ही सेंटर पे पहुंच जाओगे आपकी डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इक्वल आर की हो जाएगी। मीन्स बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, आर के बराबर हो जाती है। ये केस नंबर हमारा फर्स्ट है। तो जी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर हो जाएगा। और आर अपॉन आर कितना होगा, 1 हो जाएगा। ध्यान से देखो, जी 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1, आर आर क्योंकि कैंसिल हो जाने हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो जी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी इंटू 0।
जी डी की आपकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाती है। कब? एट सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर मीन जब आप अर्थ के बिल्कुल सेंटर में चले जाते हो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी कितनी होती है, 0 होती है। इस बात को समझ लो। अगर इसी की बात करूं मैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पॉइंट नंबर सेकंड, सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब क्या, आपकी डेप्थ की वैल्यू कितनी होगी, 0। मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। और सरफेस ऑफ अर्थ मीन्स बिल्कुल यहाँ पे आ गए तो डी आपकी डेप्थ तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स आप अर्थ के अंदर गए ही नहीं हो तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0। तो देयरफॉर जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस 0 अपॉन आर हो जाएगा। तो 0 अपॉन आर क्या आ जाएगा, जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाई जी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी के बराबर हो जाएगी। मीन्स आपकी एग्जैक्ट किसके बराबर वैल्यू हो जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हो जाएगी। बात समझ आ रही है? इसी तरह से सारी चीज़ें आपने करनी है। और यहाँ पे आज का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्राफ बताऊँगा इसका, किस तरह से ये ग्राफ बनता है इसका। तीसरी चीज़ मैं बताऊँगा आपकी अर्थ कैसी है। आपको पता हमारी अर्थ कैसी है, इस तरह से ओवल शेप में है ना, एलिप्टिकल, बेसिकली अंडे की तरह, जैसे ओवल शेप में। इस एक्चुअली स्फेरिकल नहीं है, कैसी है वो, ओवल शेप में है। हम देखेंगे इसकी शेप की वजह से भी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग हो सकती है। मीन्स पहाड़ों पे अलग होगी, आपके जो इक्वेटर पे अलग होगी और पोल पे अलग होगी। देखो ये जो हमने कल से दो टॉपिक, जो दो लेक्चर, पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर, इन दो लेक्चर्स में हमें सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी डिक्रीज होती है। मीन्स अगर आप पहाड़ों पे चले जाओ, हिली एरियाज पे चले जाते हो, वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी कितनी होती है, कम होती है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका जो वेट होता है बॉडी का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहाड़ों के ऊपर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि हाइट के कारण आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, वो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था। तो वहां पे आपका जो ओवरऑल वेट होगा बॉडी का वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू अगर आप कहाँ पे चले जाते हो, प्लेन एरियाज पे चले जाते हो। मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर वेट ऑफ बॉडी कितना है, मान लो 50 है। अब अगर आप हिली एरियाज पे चले जाते हो तो वहां पे वेट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, मान लो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसी सेम बॉडी का, मान लो जो मार्कर है, मेरे पास पेन है, पेन का अगर 10 kg वेट है मेरे यहाँ पे, अगर मैं कोई पहाड़ी इलाके में चले जाता हूँ, बहुत हाइट के ऊपर चले जाता हूँ, इसी मार्कर का या इसी पेन का वेट कितना हो जाएगा, 8 kg हो जाएगा। बात समझ आ रही है? सिमिलरली अगर मैं अर्थ के अंदर घुसना शुरू कर देता हूँ तब भी मेरा इसका वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डेप्थ के कारण, जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होती जाती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है, मीन्स सेंटर पे जब चले जाते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और वहां पे आपकी बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि व्हाट इज वेट, वेट क्या होता है, जस्ट फोर्स होती है, जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अगर ये 0 हो जाएगी, बात समझ आ रही है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका वेट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है? जिनको नहीं पता ये कैसे होता है उनको मेरा लेक्चर कौन सा, उनको मेरा लेक्चर लॉज ऑफ मोशन वाला अच्छे से सीखना है। उसके अंदर मैंने ये वेट के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो वेट होता है बॉडी का वो कुछ नहीं, वो बस फोर्स होती है, जो जिसका फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ओवरऑल जो आपका वेट होता है बॉडी का वो हमेशा मास के ऊपर डिपेंड करता है। मास हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होने के कारण आपकी बॉडी का वेट क्या हो जाता है, धीरे धीरे चेंज भी हो सकता है। चेंज हो सकता है मीन्स अगर आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है तो वेट भी इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर डिक्रीज हो रही है तो वो वेट भी डिक्रीज होगा, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है? आज का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। आई होप बातें आपको समझ आई होंगी। ओके, बाय बाय।